सर कैसा मुकाबला मानते हैं? कुल मिलाकर के हम जीत रहे हैं, वहाँ आसानी से जीत रहे हैं। झुंझुनू में सीधा त्रिकोणीय संघर्ष में आ रहे थे, अब की बार इस टकरार को कैसे रोका, लोग जानना चाहते हैं। तो फिर एकजुट रहो, साथ में बैठो, बैठा के बात करी, हमने भी बुलाया, सीएम ने भी बुलाया। देवली और नियारा सब कह रहे हैं कि बैसला जी को मनाना बड़ी चुनौती थी। वो भी हमारी प्लस की सीट है। रामगढ़ एकमात्र सीट है 7 में से, और इस बार वहां भी आपने त्रिकोणीय संघर्ष खत्म कर दिया। देखिए, रामगढ़ की परिस्थिति स्थिति थोड़ी सी भिन्न है। 84 सीट राजकुमार रोथ। बीजेपी इस सीट को कितना दम रखती है, क्योंकि 7-0 में पहली सीट ऐसी है जो लगता है बीजेपी नहीं जीत पाएगी। बीजेपी जीत रही। भाई को टिकट देकर बीजेपी ने आपदा ली है या राहत दी है? हमने कभी परिवार की बात नहीं सोची, हम सोचते हैं सेवक। पर्ची सरकार का आरोप लगाते हैं, कैसे देखते हैं? अब मैं क्या करूं, उनकी पर्ची नहीं खुल रही है तो क्या करूं? क्या उनकी भी महत्वाकांक्षा बढ़ी हुई है? बहुत मैं तो आकांक्षा है तो वहाँ पर किला है। पर्ची से आगे बढ़ गए, उन्होंने कहा सर्कस सरकार। अब वो सर्कस कहाँ है वो दिखे, मंच पर खड़ा होकर करके किस प्रकार से रुमाल गमछा हिला हिला करके सर्कस कर रहा है, ये वो जाने। कांग्रेस ने जो भ्रम फैलाए, वो भ्रम से जनता सावधान हो चुकी। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार पर एक बड़ी मोहर उपचुनाव लगाने जा रहे हैं। हालांकि राजस्थान बीजेपी में सत्ता के गणित में कोई अंतर नहीं आने वाला, लेकिन बतौर अध्यक्ष मदन राठौड़ जी की एक परीक्षा के तौर पर इसे देखा जा रहा है। सर, संगठन हमेशा जब भी बात होती है चुनाव में ही होती है कि संगठन कितना सक्रिय है, संगठन कितना मजबूत है, संगठन कितना गहराई तक पहुंच चुका है। तो राजस्थान चौक पर साक्षात्कार में पहली बात संगठन के तौर पर कि संगठन की एक परीक्षा चुनाव में ही होती है और चुनाव में आप एक तरीके से पहुंच गए हो, भले ही मुख्य नहीं उपचुनाव है। उपचुनाव है, और वैसे तो यूं समझो तो राजनीति में तो राजनेताओं की परीक्षा तो हर समय होती रहती है जी। उसके लिए हम सारे हमारे सभी कार्यकर्ता भी तत्पर है, तैयार है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम सदैव लगे रहते ही हैं। लेकिन जिम्मेदारी अभी आपने ग्रहण की और जिम्मेदारी के साथ ही उस वक्त लग रहा था कि पहले कम सीटें होंगी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती हुई 7 तक पहुंच गई है। और 7 तो चूंकि आप बड़ी आध्यात्मिक बातें भी करते हैं तो एक चक्रव्यूह के टाइप में हो जाता है। 7 चरण हो गए हैं, इनमें एक चरण तो आपके पास सेलुम्बर सीट थी, लेकिन क्रम वाइज अगर हम बात करें तो 6 सीटें बीजेपी से दूर थी। अब अगर आती है तो लगेगा कि सौम्य, सरल और सहज चेहरे को बीजेपी ने जब प्रदेशाध्यक्ष बनाया है और एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया है, तो ये जो जोड़ी है ये धरातल पर उस तरीके से निर्णय ले रही है और उसका असर उपचुनाव के जरिए दिख रहा है। तो क्या लग रहा है अब तक, जब हम पूरी तरीके से त्योहार भी मना चुके हैं, दीपावली के उजास रंगत से अब चुनावी गर्माहट में हम आ चुके हैं, क्या लग रहा है आपको कि कितनी सीटों पर बीजेपी इस बार, चूंकि राजनीति में हमेशा कहते हैं 7-0, और मैं उस आंकड़े आप कहें उससे पहले मैं कह देता हूं, लेकिन इस 7-0 के आंकड़े में बीजेपी की ताकत कितनी है, जो वास्तव में 84 जैसी सीट, खींवसर जैसी सीट, रामगढ़ जैसी सीट और झुंझुनू जैसी सीट जो चुनौतीपूर्ण बीजेपी के लिए मानी जाती है पिछले कुछ चुनाव में, और यहां मैं देवली नियारा आंशिक तौर पर भी जोड़ देता हूं, ये ऐसी सीटें जो मान्य, और दौसा भी आ गई है, चूंकि ये चुनौतीपूर्ण ऐसी सीटें हैं जिनमें सांसद चुनकर गए हैं। तो कैसे मदन राठौड़ अपनी सहज स्माइल से वहां के कार्यकर्ताओं को मतदान बूथ तक ले जाने के लिए प्रेरित करेंगे? इसमें 3 बातें हैं जी। पहली बात तो यह है कि जब हम उम्मीदवार मैदान में उतारते हैं तो सबसे पहली परीक्षा तो वही है जी, कि जिसमें हम जन अपेक्षा के अनुरूप उम्मीदवार दे देते हैं। अब की बार प्रशंसा भी हुई है। हमने ये प्रयास किया जी, हमने सर्वे करवाया, हमने कार्यकर्ताओं से भी समीक्षा की, हमने सभी स्तर पर देख लिया कि जनता किसको पसंद करती है और हमारा कार्यकर्ता है, हमने उसको मैदान में उतारा है। तो मैं सोचता हूँ कि आधा चुनाव हम प्लस में कर गए उम्मीदवार उतार करके जी। फिर हमारा संगठन सुदृढ़ है, संगठन पन्ना प्रमुख तक की नियुक्ति, बूथ समिति हमारी काम कर रही है जी। हमारे शक्ति केंद्र है, मंडल है, जिला संगठन है और फिर प्रदेश
मिलकर के और उस ताकत को हम आगे बढ़ा रहे हैं और हमको निरंतर प्लस की ओर अग्रसर करते जा रहे हैं। और तीसरा जो है वो है आम मतदाता। आम मतदाता ये सोच रहा है कि हमें विकास चाहिए जी। तो राजस्थान सरकार का बजट, केंद्र सरकार के बजट की घोषणाएं, केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार ने इस समय तक जो विकास के काम किए वो नरेंद्र भाई मोदी जी ने दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई, वो राजस्थान के भजन लाल जी की सरकार ने इन 10 महीनों में जो काम धरातल पर उतार दिए जी, जैसे गैस के सिलेंडर के भाव कम कर दिए, डीजल के भाव कम कर दिए, पेट्रोल के भाव कम कर दिए। यही नहीं, हमने किसान सम्मान निधि में 2000 रुपया अपनी तरफ से, राजस्थान की तरफ से जोड़ करके किसान सम्मान निधि दे दी जी। ERCP से MOU करवा दिया। इसके साथ ही हमने मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दिया किसान की उपज का और उसकी खरीद हमने शुरू कर दी। जो खरीद 1 नवंबर से होनी थी, हमने 15 अक्टूबर से ही, जब सोयाबीन और मूंग मार्केट में आ गया, किसान का उत्पादन आ गया मार्केट में, तो हमने खरीद शुरू करवा दी। तो किसान, बाजरा और चावल भी इंतजार में था ना। आम मतदाता ये समझ गया जी कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। कांग्रेस ने जो भ्रम फैलाए वो भ्रम से जनता सावधान हो चुकी है। उन्होंने हम पर लगाया कि ये संविधान को समाप्त कर देंगे या आरक्षण को समाप्त कर देंगे, तो ये जनता समझ गई। इसी से जुड़ा सवाल था, लोकसभा में थोड़ी चुनौती मैं यही आपसे बता रहा हूँ, विधानसभा के उपचुनाव में क्या खत्म माने। मैं वही बात कर जी कि जब ये सब जनता समझ गई, ये तीसरा चरण जो बता रहा हूँ मैं आपको। पहला चरण उम्मीदवार उतारना, बिल्कुल। दूसरा हमारा संगठनात्मक ढांचा सुदृढ़ होना, तीसरा हमारी सरकार ने जो काम किए वो जनता समझ गई कि हमको विकास चाहिए। जो काम किए वो हमारे ध्यान में, और अब जो चाहिए हमारे एक सम्मान मानसिकता का व्यक्ति हम जीता करके हमारा प्रतिनिधि बना के भेजेंगे तो वो सरकार से बहुत कुछ प्राप्त करेगा और हमारे इलाके में विकास करेगा। ये 3 चरण है हमारे चुनाव के जीतने के, और इसके आधार पर हम 7 सीटें जीतेंगे। तीसरे का संक्षिप्त उत्तर ले लेते हैं। कितना जनता समझेगी इस भ्रम के मायाजाल में, जैसे लोकसभा में आपने कहा था संविधान की बात थी या और जातिगत आधारण पर भी उकसाया गया था, इसमें कितना मानेंगे कि सत्ता आपकी है तो समर्थन एक तरीके से सत्ता पक्ष को होना चाहिए पूरी तरीके से। जनता कितनी आश्वस्त हो इस 10 महीने के कार्यकाल में? मैं आपसे एक बात बताऊं, जनता ने ये मान लिया कि बीजेपी की सरकार केंद्र में और राजस्थान में भी है, फिर भी इन्होंने संविधान को नहीं छेड़ा जी। इन्होंने आरक्षण के साथ छेड़खानी नहीं की, इन्होंने समाज को तोड़ने का काम नहीं किया। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासी मेरा एक अपना परिवार है, तो सबको संगठित करके साथ में लेके चलने की बात करते हैं। तो ये जनता समझ चुकी है जी। इसलिए लोकसभा में भ्रमित हो गई थी, इसलिए हमारी सीटें चली गई। 11 सीटें हमने खो दी, लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है। फिर हमारे इन सब की विवेचना जनता तो करती है जी, और जनता हमको आशीर्वाद देगी जी। अब एक सीटवार छोटी छोटी चर्चाओं में अगर अपन डालें, खींवसर कैसा मुकाबला मानते हैं? पिछली बार 2059 बहुत कम मार्जिन था, उसी को आपने अब की बार दे दी, और जनता की आवाज भी थी कि चयन ज्योति मिर्दा से होता है या रेवंत राम डागा में, आपने वापस से रेवंत राम डागा जी को दे दी है। खींवसर कितना श्योर है कि इस बार आप निकाल लेंगे? 2 बड़े नेताओं को भी आप ले आए, एक समय सिंह की बात करें, सुखबीर जी की, दुर्ग सिंह जी को आप ले आए, और बाकी स्थानीय कार्यकारिणी भी बड़ी आ रही। कितनी संभावना खींवसर आपके पाले? देखिए बहुत लोग आए खींवसर से, ये तो 2 तो 5-7 तो यहाँ कार्यालय में आए, बाकी लोग बहुत जुड़े हैं हमारे साथ में। और वो सब पिछली बार थोड़ा बहुत नुकसान जो हमें हुआ वो दुर्ग सिंह जी के निर्दलीय लड़ने से भी हुआ, और वो इस बार साथ में जुड़ गए जी। और कुल मिलाकर के, और तीसरा भी एक मैं ये कहूँ कि कांग्रेस ने तो मैदान में एक टोकन उतारा जी, तो ठीक है, कुल मिलाकर के हम जीत रहे हैं, वहाँ आसानी से जीत रहे हैं जी। झुंझुनू में सीधा त्रिकोणीय संघर्ष में आ रहे थे, बबलू जी
कभी आपके राजेंद्र भांबू जी। अब की बार इस टकराट को कैसे रोका, लोग जानना चाहते हैं कि बोले अध्यक्ष जी ने बस काम एक जादू की छड़ी घुमाई और टकराट खत्म। नहीं, कुछ नहीं, बैठ के बात करना पड़ता है जी, समझाना पड़ता है कि आखिर आप चाहते क्या है। जी, पार्टी को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो फिर एकजुट रहो, साथ में बैठो, बैठा के बात करी, हमने भी बुलाया, सीएम ने भी बुलाया, बैठ करके चर्चा करी, चर्चा करके और एकजुट करके संगठित कर दिया। जी। तो हमारी पार्टी में कहीं भी विद्रोह नहीं है। ओला परिवार का वर्चस्व टूटेगा, पक्का टूट जाएगा। देवली और नियारा सब कह रहे हैं कि बैसला जी को मनाना बड़ी चुनौती थी, मान गए। गुजर तो वैसे ही पटरियों पर बैठ जाते हैं, लेकिन बीजेपी की पटरी यानी रेल को डिरेल नहीं किया। हमने ये भी हम सब व्यवस्थित रूप से और सब एकजुट होकर के काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं सब। वो भी हमारी प्लस की सीट है। जब बीजेपी की बात आती है तो भगवा, केसरिया और कई कहते हैं ध्रुवीकरण, सांप्रदायिकता के तौर पे देखते हैं। रामगढ़ एकमात्र सीट है 7 में से, और इस बार वहां भी आपने त्रिकोणीय संघर्ष खत्म कर दिया। इस बार कैसे आप उस सीट को, जहां सहानुभूति भी है एक तरीके से, सहानुभूति हालांकि मैंने ग्राउंड रिपोर्ट की दोनों की थी, सुखवंत की लगातार हार की अलग सहानुभूति है, आर्यन जुबेर खान अपने पिता के निधन की वजह से सहानुभूति लिए हुए, उस बीच में आपने जब त्रिकोणीय संघर्ष को खत्म कर दिया, कितना शोर मान रहे हैं कि वो सीट भी इस बार, और हरियाणा का इम्पैक्ट भी क्या उस पर है? देखिए, रामगढ़ की परिस्थिति स्थिति थोड़ी सी भिन्न है। इस बार रामगढ़ का व्यक्ति हमारे वहाँ के जो सांसद है भूपेंद्र जी यादव जी, उनसे भी बहुत उम्मीद लगा करके बैठा है। इसलिए वो मतदाता भी ये सोचता है कि नहीं, हमको बीजेपी को जिताना है जी। आम मतदाता इस बार साथ में जुड़ा है ताकि दिल्ली और राजस्थान का भी पूरा लाभ मिल सके और उस क्षेत्र में भी विकास की वास्तव में जरूरत भी है और वो करेंगे। 84 सीट राजकुमार रोत और राजकुमार रोत जब इतने भारी अंतर से जीते थे, उतना तो किसी प्रत्याशी को ही मिलता है वोट। आप तो राजनीति में है, आप समझ सकते हैं इस बात को, तो आप भी स्वीकारेंगे कि भाई बहुमत 2023 में उनके साथ वास्तव में प्रचंड था। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही प्रत्याशी, भाई कांग्रेस का तो ये था कि भाई सहमति के साथ ही जाएंगे, प्रत्याशी नहीं उतार पाएंगे, लेकिन उतार दिया। चलो, बीजेपी इस सीट को कितना दम रखती है, क्योंकि 7-0 में पहली सीट ऐसी है जो लगता है बीजेपी नहीं जीत पाएगी। बीजेपी जीत रही है। देखिए, राजकुमार रोत एक व्यक्ति ने अपनी महत्वाकांक्षा के पूर्ति के लिए समाज को तोड़ने का षड्यंत्र किया। ये समाज अब समझ चुका है कि केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए समाज को बिखेरना, ये समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और खुद उसकी पार्टी में विखंडन हो गया, उसके खुद के सिपह सालार उसको तो छोड़ के जा रहे हैं जी। तो अब वो उसके पास कोई वो ताकत नहीं रह गई है। उसके खुद के जो साथी था वो विद्रोही के रूप में खड़ा है मैदान, और हमारी पार्टी वहां एकजुट है, तो हमें वो कोई कठिन नहीं लगता, हम वो भी सीट जीत रहे हैं। एक व्यक्ति का जिक्र आप हमेशा करते थे कि हमारे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, भले ही आपदा के मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा। अब उनके भाई को टिकट देकर बीजेपी ने आपदा ली है या राहत दी है? देखिए, ऐसा नहीं है, हमने कभी परिवार की बात नहीं सोची। हम सोचते हैं सेवक, जन सेवा के लिए समर्पित व्यक्ति और जन अपेक्षा, हम इन सब का ध्यान रखते हैं जी। इसलिए कोई परिवार वाली बात है भी नहीं। हमारे यहाँ काम करता है, सेवा करता है व्यक्ति, जनता जिसको पसंद करती है हम उसका ध्यान रखते हैं, इसलिए कोई तुष्टि वाली बात भी नहीं है। वो कार्यकर्ता है, काम करेंगे। किरोड़ी लाल जी की बात आप मेरे से पूछ रहे हैं, तो वो सभी क्षेत्रों में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, पहले भी करते थे, अब भी कर रहे हैं, करेंगे भी। एक वहीं पे एक बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि SC ST, हम जब जाति की बात हालांकि राजनीति में होती है अक्सर, क्योंकि पिछला चुनाव आप जब देख चुके हैं, SC ST 50-50 हजार के करीब है, लेकिन ब्राह्मण भी 50 हजार है। हमेशा बीजेपी सामान्य सीट पर ब्राह्मण शहरों को उतारती रही। इस बार उन्होंने जगमोहन जी, हालांकि जगमोहन जी कहते हैं मैं तो मतलब जाति से भले ही मीणा हूं, लेकिन कर्म से ब्राह्मण ही हूं, ब्राह्मण साथ देंगे। आप कैसे देखते हैं वहां उस नाराजगी को? कैसे, क्या भजनलाल जी के चेहरे के आधार पर वो नाराजगी दब जाएगी? हम कर्म प्रधान व्यवस्था में विश्वास करते हैं जी। तो वो यदि कर्म से ब्राह्मण है तो ठीक ही है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है ना, दोसा में मुलाकात हुई। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था नहीं है जी, कर्म व्यवस्था है जी। तो कर्म से जो सेवक है
उसको महत्व मिलता है। उसका काम सेवा का है, विकास का है, क्षेत्र के अंदर सजीव संपर्क है उसका, तो यही महत्वपूर्ण होता है। और इसी को आधार मान करके हम उम्मीदवार उतारते हैं और इसी को आधार मान के जनता आशीर्वाद देती है। एक आध विपक्ष के भी सवाल कर लेते हैं। अध्यक्ष के तौर पे आज आप आ गए हैं राजस्थान चौक पर, तो चौक में सबकी बातें होती हैं। आप पर प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वो सरकार पर, संगठन पर पर्ची सरकार का आरोप लगाते हैं, कैसे देखते हैं आप? अब मैं क्या करूं, उनकी पर्ची नहीं खुल रही है तो क्या करूं जी। अब उनकी पर्ची नहीं खुल रही है, पर्ची तो खोलने वाला तो ऊपर वाला ही है। अब वो कहने को कुछ भी कह दो। देखिए हमारे यहाँ कार्यकर्ता का महत्व, कार्यकर्ता ही आगे बढ़ता है, कार्यकर्ता को ही महत्व दिया जाता है। और कैसे भी समझो, वो डोटासरा जी अपनी शब्द शैली उनकी अपनी है। क्या उनकी भी महत्वाकांक्षा बढ़ी हुई है? बहुत 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 महत्वाकांक्षाएं तो वहां पर किला है जी। वो देखिए पिछली सरकार में महत्वाकांक्षा का युद्ध कैसे लड़ा गया वो आपको पता है। आपकी सरकार भी आगे इस चक्कर में, कोई सरकार बचाने के चक्कर में होटलों में अपने समर्थकों को लेके बैठा था जी। कोई सरकार गिराने में होटलों में अपने समर्थकों को लेकर के बैठा था। किसी ने एक दूसरे को नकारा, निकम्मा तक कह दिया। तो महत्वाकांक्षाएं उन लोगों में बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ महत्वाकांक्षाएं होती है, लेकिन संगठन, अनुशासन इसका और बड़े उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपने महत्वाकांक्षाओं की तिलांजलि दे देता है व्यक्ति जी। कि बड़ा उद्देश्य क्या है कि देश को समृद्ध करना। बड़ा उद्देश्य क्या है कि नरेंद्र भाई मोदी ने जिस प्रकार दुनिया में भारत का एक वजूद बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, वो बढ़ना चाहिए। बड़ा उद्देश्य यह है कि आम आदमी का जीवन स्तर ऊंचा उठे, समृद्धि आए देश में, औद्योगिक विकास हो देश के अंदर। ये बड़ा उद्देश्य है। इसके लिए छोटे छोटे हितों का त्याग करना हमारा कार्यकर्ता। इसीलिए आपने सारे विरोधी जो भी बागी बनने वाले थे उनको बैठा दिया। एक सवाल अशोक गहलोत जी को भी लेते हैं, पर्ची से आगे बढ़ गए, उन्होंने कहा सर्कस सरकार। अब वो सर्कस कहाँ है वो देखें, हम तो एकजुट होकर के संगठन का काम कर रहे हैं जी। वो सर्कस तो वो कर रहे हैं, कोई ना मंच पर खड़ा होकर करके किस प्रकार से रुमाल गमछा हिला हिला करके सर्कस कर रहा है ये वो जाने। हमारे यहाँ तो सब व्यवस्थित रूप से काम कर रहे हैं बैठ कर। ये गमछे वाला तो बड़ा उसमें चर्चा में भी रहा था, तो वो एक ट्रेंड भी बना लिया उन्होंने, अक्सर वायरल भी होता है ये बयान कि केवल अब उस गमछे में लपेट के पिछली बार करे थे, वोट भी आ गए थे कांग्रेस के, इस बार क्या खाली खुला गमछा है उनका? गिर रहा है, सब जो है वो बिखर रहा है। अच्छा, खुला गमछा लेके घूमेगा तो क्या होगा, उसमें से जो कुछ भी होगा वो बिखरता जाएगा, कहीं हाथ में कुछ है नहीं। लोग टूट रहे हैं उनसे जी। उनके साथ जुड़ने वाला कौन है बताइए? एक भी नाम गिना दो जो उनके साथ जुड़ा है। उनसे बिखर बिखर के आ रहे हैं जी। सचिन पायलट चुनाव में दिखे नहीं, हालांकि अभी थोड़ा बहुत वो नहीं रहेंगे। सचिन पायलट खुद समझ रहे हैं। सचिन पायलट अच्छी तरह से समझ गए कि इस समय मुझे चुप रहना है, क्योंकि डोटासरा को महत्व वो देना नहीं चाहते, वो डोटासरा की शक्ति बढ़ाना नहीं चाहते। तो फिर क्यों वो मेहनत करेंगे? वो देखेंगे, वेट एंड वॉच, इंतजार करो, ये खत्म हो जाए, ये दौर समाप्त हो जाए, उसके बाद नई पारी खेलूंगा। वो उसी उम्मीद में बैठे हैं। अध्यक्ष जी, कई बार आपके बयानों को भी हालांकि हमेशा कह दिया जाता है मीडिया तोड़ मरोड़ देती है, लेकिन जब क्षेत्र में जाते हो तो कुछ जैसी समस्याएं सरकार होते हुए सुनवाई तेज होनी चाहिए, ये कई बार आता है। अब चूंकि चुनाव बाद की बात कर ले, चुनाव बाद सरकार का संगठन क्या क्या सुझाव सरकार को देगा ताकि जो चीजें हम अपने जो घोषणा पत्र है उसको पूरा करें। आप मदन राठौर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष, और चुनावी चर्चा के बीच में, चुनावी रंगत के बीच में ये इंटरव्यू बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे वो सवाल जो राजस्थान चौक के दर्शक जानना चाहते हैं वो हमने किए हैं, और जब जनता के बीच में चुनावी सभा में होंगे फिर इनसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया मदन। सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। मैं पूरे देश और प्रदेश और राजस्थान के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस पावन पर्व दीपावली पर। प्रदेश के सभी व्यापार उद्योग जगत के लिए दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मां लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे।